Hello everyone, welcome back to your channel. And today we are going to deal with Wallace Stevens, The Snowman. पहले हम Wallace Stevens का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद पोम की समरी देखेंगे और फिर हम लाइन बाय लाइन पोम पे चले जाएंगे। जल्दी हो तो आप सीधे स्किप कर सकते हैं, समरी पे जाइए, और अगर समय हो तो दोनों चीजें देख के जाइए। So without wasting any further time, let us begin. Do pardon me with my voice, suffering from cold fever and so on so on. Wallace Stevens, 1879 to 1955, was a leading American modernist poet. तो मूवमेंट्स याद रखना बहुत जरूरी है, और ये मॉडर्निज्म को बिलोंग करते थे। रिनाउंड फॉर हिज इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड फिलोसफिकल वर्स, यानी कि बहुत ज्यादा फेमस थे इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लिए और फिलोसफिकल वर्स के लिए, यानी कि बहुत नॉर्मल बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। ही मेंटेन्ड अ यूनिक ड्यूअल लाइफ, दो तरह के काम किए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में। सक्सेसफुल इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव भी थे, और उसी के साथ साथ इनका पोइटिक करियर बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छा था। अब जैसे अगर इनका पोइटिक करियर अच्छा ना होता तो आज हम इन्हें पढ़ ना रहे होते। इट इज एज सिंपल एज दिस। हिज वर्क इज अ मास्टरफुल ब्लेंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, ये अपने पोइट्री या फिर अपने वर्क्स में एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को ब्लेंड किया करते थे। व्हाट इज इट एक्चुअली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट आर लाइक कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि आप पांच सेंसेस है हमारे पास, लेकिन उससे आप उनको फील नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप पांचों सेंसेस से फील नहीं कर सकते हैं। हम अपनी मन की आत्मा कह रहा हूँ, मन की आंखों से देखना पड़ता है। तो वैसा कुछ एब्स्ट्रैक्ट थॉट जिन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, मन की आंखों से देख सकते हैं। प्रिसाइज विविड इमेजरी सेंट्रली कंसर्न्ड विथ हाउ द ह्यूमन माइंड कंस्ट्रक्ट्स है, ऐसा लगा है, मीनिंग एंड रियलिटी। तो कैसे ह्यूमन माइंड मीनिंग और रियलिटी बनाता है, न्यूरॉन्स हमारे फंक्शन करते हैं, साइंटिफिकली नहीं लेकिन ये एक तरह से ह्यूमैनिटीज के मामले में फिलोसफिकल तरीके से पोएट्री के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। पोएट्स लाइफ एंड करियर हाइलाइट्स। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1879, और पेंसिल्वेनिया इनका जन्म हुआ है। 2 अगस्त 1955 में इनका डिमाइस है। और एजुकेशन में देखा जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क लॉ स्कूल, प्रोफेशन में इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव इनका प्रोफेशन है। और अवार्ड्स में देखा जाए तो पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री इनको मिला 1955 में, नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है इनको, और बुलिंगन प्राइज भी मिला 1945 में। ओके, की एसोसिएशंस की बात करें तो विलियम कार्लोस विलियम्स, आप जानते होंगे, मैरेनिमो, और ई कमिंस, फेलो मॉडर्निस्ट, ये सारे जो नाम है, दे वर ऑल मॉडर्निस्ट पोएट्स। ये लोग सारे मॉडर्निज्म की कैटेगरी में आते हैं। और अगर अमेरिकन लिटरेचर में बात करें तो मूवमेंट सारे इंपॉर्टेंट। समरी देखने से पहले वॉलेस स्टीवेंस को देख लीजिए। हियर ही इज, ये कुछ ऐसे दिखाई देते थे। एंड मूविंग ऑन टू द समरी। तो समरी देखते हैं कि इमेजिन अ मैन स्टैंडिंग अलोन इन साइलेंट विंटर लैंडस्केप। आप इमेजिन करिए कि एक आदमी है, साइलेंट विंटर में खड़ा है, और चारों तरफ उसके बर्फ ही बर्फ है, पाइन के ट्रीज हैं, और फ्रॉस्ट जो है, फ्रॉस्ट यानी कि जो बर्फ पड़ी है, बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से आसपास का माहौल थोड़ा चमकीला सा हो गया, क्योंकि वो जो आइस है, वो जो बर्फ है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। कोल्ड डीप है, एयर स्टिल है, विंड मूव कर रही है, और जो ड्राई लीव्स हैं उसकी वजह से खिच 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 की आवाज आ रही है। मोस्ट पीपल वुड फील लोनलीनेस और सैडनेस इन दिस सीन। कई लोगों को ये अलोन फील करा सकता है, या लोगों को सैडनेस फील हो सकती है कि सब कुछ ग्लूमी ग्लूमी है। बट ही लर्न्स टू सी डिफरेंटली, यानी ये जो हमारा पोएटिक पर्सोना है, वो ये सीखेगा कि कैसे दूसरी तरीके से देखा जाए। दूसरे तरीके से देखा जाए यानी कि डिटैच्ड होके देखा जाए कि ये नेचर है, नेचर में कभी कभी ग्रीनरी है तो कभी इस तरह का भयावह दृश्य है। ही ट्रेन्स हिमसेल्फ टू हैव अ माइंड ऑफ विंटर, और वो अपने आप को सिखा लेता है कि कैसे मुझे अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को विंटर जैसा रखना है। विंटर में जैसे सारी चीजें स्टिल हो जाती हैं, अगर आसपास क्या हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उस तरह का रखना है। तो लुक एट द वर्ल्ड विदाउट इमोशन और इमेजिनेशन। आप वर्ड को जब भी देखें तो बिना इमोशन या बिना इमेजिनेशन के साथ में देखें। जो एज इट इज चीजें हैं उनको एज इट इज देखिए। डिल्यूशनल वर्ड से बाहर आइए। ही डजंट टर्न द विंड साउंड इनटू अ सिंबल ऑफ सॉरो, ही सिंपली हियर्स इट एज इट इज, यानी जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही देखना। ग्रेजुअली ही लेट्स go of himself, his thoughts, his feelings, his warmth. He becomes like a snowman. जैसे हमारा snowman होता है वो खड़ा रहता है,
जैसा आप उसको बनाएंगे वैसा वो खड़ा रहेगा, डिटैच्ड है, आसपास के सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि वो वहाँ एग्जिस्ट करता है। और वो स्नोमैन वहाँ है तो, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो वहाँ एग्जिस्ट भी करता है। तो वैसे ओशो भी कहते हैं कि ऐसा रहिए कि किसी को पता ना चले कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं, बस आपको पता रहे कि आप एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को नहीं पता चल रहा है, देन यू आर डेड। Calm, detached and clear, now he sees nothing that is not there and nothing that is। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, nothing that is not there and the nothing that is। ठीक है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि जो वहाँ नहीं है, और ऐसा भी है कि कुछ नहीं है। इसको ऐसे ही ट्रांसलेट किया जा सकता है, ऑल्दो हम डिटेल में जब पीछे का कॉन्टेक्स्ट हमको पता चलेगा तो हम पढ़ पाएंगे। द स्टोरी एंड्स with him seeing the world in its pure truth, cold, bare and beautiful exactly as it exists, untouched by human emotion। देखा जाए तो we are the one who has corrupted the nature। ठीक है, we are the one who has disturbed the ecological process, the ecological cycle। तो ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है कि हम ही लोग हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी अगर बेयर रखी जाएगी जैसे एज इट इज रखी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। Stevens' poetry is defined by deep exploration of perception and reality। इनके मेजर कलेक्शंस हैं हारमोनियम, आइडियाज ऑफ ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट टू समर और ऑरोराज ऑफ ऑटम, 1923, 1933, 1947, 1950। line by line explanation of the snowman, the poem। Moving on to the line by line explanation, the poem The Snowman explores the concept of pure objective perception। ठीक है, प्योर तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव परसेप्शन यानी जैसा है वैसा बता देना। जैसे हम ही लोग कोई इंसिडेंट वगैरह देख के आते हैं तो बड़ा उसमें मिर्च मसाला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाएगा, जो बातें जैसी हैं वैसे बता दी जाएंगी। अ माइंड स्ट्रिप्ड ऑफ सेंटिमेंट, इमोशन एंड टेंडेंसी टू प्रोजेक्ट ह्यूमन फीलिंग्स इन ऑन टू नेचर। तो यहाँ पे क्या है कि ह्यूमंस, हाउ डू ह्यूमंस फील, उससे मतलब नहीं है। जो चीजें जैसी हैं उसको एज इट इज नेचर पे पोर आउट कर दिया जाएगा। आप खड़े हैं, आप कोई मंजर देख रहे हैं, आप कोई नजारा देख रहे हैं, आप कोई दृश्य देख रहे हैं, और आपको जैसा लग रहा है आपने पोर आउट कर दिया बाहर। बट द थिंग इज दैट कि आप डिटैच्ड होके देख रहे हैं। जैसे मेटाफिजिकल पोएट्री में होता था कि मेटाफिजिकल पोएट्स अपने एक्सपीरियंसेस को बताया तो करते थे, लेकिन वो दूर से चीजों को देखते थे, लेकिन सराउंडिंग में इन्वॉल्व नहीं रहते थे। तो यहाँ पे भी वही सेम काम होने वाला है। One must have a mind of winter to regard the frost and boss of the pine trees crusted with snow। यानी कि अगर आपको ट्रूली ऑब्जर्व करना है, अगर आपको सच में विंटर को ऑब्जर्व करना है या विंट्री लैंडस्केप को देखना है, तो आपको माइंड ऑफ विंटर को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे माइंड ऑफ विंटर एक मेटाफर की तरह सर्व कर रहा है, और विंटर को कहीं ना कहीं पर्सोनिफाई भी किया है, विंटर को माइंड दिया गया है। तो एक तरह से कोल्ड, डिटैच्ड और अटरली काम होना पड़ेगा। ठीक, अगर आप सच में एक विंट्री लैंडस्केप को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपको एकदम काम, सिंसियरली चुपचाप खड़े रहना है, भले आपको ठंड लग रही है, अंदर थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके। आप सिंपली आसपास के सराउंडिंग्स को नोटिस करेंगे एंड दैट्स इट, मन में कोई थॉट भी ना हो। लाइन 4 to 7, एंड हैव बीन कोल्ड अ लॉन्ग टाइम टू बिहोल्ड द यूनिवर्स। नीचे इमेज मैंने बना दी है, ये रही, बना क्या दी है, ऐड की है। Shagged with ice, the spruces rough in the distance glitter of the January sun। अब यहाँ पे क्या है, the observer must be long accustomed with this emotional coldness to appreciate the harsh frozen beauty of the scene। अब यहाँ पे क्या है कि अगर अगर वाकई में अगर सच्ची ब्यूटी जाननी है, वाकई में विंटर के सौंदर्य का आनंद लेना है, विंटर की खूबसूरती से रूबरू होना है, तो व्हाट वन शुड डू कि अपने आप को नम कर दे। नम मतलब नम, कोई फीलिंग नहीं है उसके अंदर, वो बस आंखें खोलता है, जैसे कैमरा सर्वेलेंस करता है उसी तरह से वो खड़ा रहे और सारी चीजें सर्वेलेंस करता रहे। विदाउट पिटी, बिना दया के, सेंटिमेंटालिटी, बिना फीलिंग्स के, और डिजायर डिजायर टू वार्म और ह्यूमनाइज इट। कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए कि उसमें मैं थोड़ी सी भी फेरबदल करूं, जो चीज जैसी है वैसी रखी जाए, क्योंकि विंटर भी वैसा ही है। विंटर कहीं ना कहीं स्टिलनेस को पोर्ट्रे करता है। स्टिलनेस, STILLNESS, स्टिलनेस।
तो स्टिलनेस को पोर्ट्रे करने की बात चल रही है कि एकदम स्टिल होना चाहिए, मन भी स्टिल, बाहर की सराउंडिंग भी स्टिल एंड ऑल स्टिल. Lines 8 to 10. And not to think of any misery in the sound of the wind, in the sound of a few leaves. The perfect observer must resist personification. कुछ सोचना नहीं है, किसी चीज को पर्सोनिफाई नहीं करना है. They must not project human emotions such as sadness, misery onto the purely neutral sounds of the wind or rustling leaves. अब ये नहीं कि सूखे पत्ते हिल उल रहे हैं या हवा चल रही है तो उनसे आवाजें आ रही हैं तो आप बोल दें कि ये तो भूत का या डरावना साउंड है. नहीं, दैट इज नेचुरल साउंड, which is the sound of the land full of the same wind that is blowing in the same bare place for the listener who listens in the snow. यहाँ पे explanation देखें. In this section particularly from line 11 to 14 emphasizes unity and neutrality. कैसे नेचर यूनाइटेड है और नेचर जो है वो न्यूट्रल है. जैसे अगर बाहर से कोई चीज गिरने की आवाज आई, बर्फ भी गिर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भूत या चुड़ैल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है. दैट इज नेचुरल साउंड. द विंड, द लैंड, कई बार हवा चलती है तो आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, और कई बार जब आप अकेले हैं तब हवा चलती है तो आपको लगता है बहुत भयंकर हवा चल रही है. तो नहीं, अच्छी और बुरी नहीं है, वो आप हमारे माइंड का परसेप्शन है, उसी की बात चल रही है. द विंड, द लैंड एंड द लिसनर आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नॉन इमोशनल रियलिटी. यानी कोई भी अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करेगा. दे विल ऑल लिसन टू इट एज इट इज, जिस जैसे आ रहा है, क्योंकि नेचर का जो साउंड है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है बिना ह्यूमन फीलिंग्स के. वैसे ही हमें नेचर के साउंड को इंटरप्रेट करना है बिना ह्यूमन फीलिंग्स के. और व्हेन यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट विदाउट ह्यूमन फीलिंग्स यानी यू आर गोइंग टू बी न्यूट्रल. सिंपल बात है. लाइन 15 to 16. एंड नथिंग हिमसेल्फ बिहोल्ड्स नथिंग दैट इज नॉट देयर एंड नथिंग दैट इज. अब यहाँ पे नथिंग दैट ये इंपॉर्टेंट है, नथिंग इंपॉर्टेंट है. एंड नथिंग हिमसेल्फ बिहोल्ड्स नथिंग दैट इज नॉट देयर एंड द नथिंग दैट इज. इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा आराम से देखेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. द अल्टीमेट गोल ये है कि द नथिंग हिमसेल्फ, यानी कि ईगो नहीं होना चाहिए, मेमोरी नहीं होनी चाहिए, इमोशन नहीं होना चाहिए. खुद को खत्म कर देना है और फिर नेचर को ऑब्जर्व करना है. हमें प्योर रियलिटी अगर देखना है तो हमें ये मान के चलना है कि हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं. अपने आप को सीन से हटा दीजिए, और सीन से हटाने के बाद जब आप चीजों को दूर से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नथिंग दैट इज नॉट देयर एंड द नथिंग दैट इज. और यहाँ पे द नथिंग इज द पोम सेंट्रल सिंबल ऑफ प्योर ऑब्जेक्टिव ट्रुथ. यहाँ पे ये जो नथिंग है वो पोम का सिंबल है प्योर ऑब्जेक्टिविटी का और प्योर ऑब्जेक्टिव ट्रुथ का. जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सच में कुछ नहीं है. ये वाली बात चल रही है कि हम क्या कहते हैं, जहाँ कोई नहीं है वहाँ भगवान है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कोई ना कोई है. ऐसे वाली कोई बात नहीं. जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, और आपको डिटैच्ड होके सारी चीजों को देखना है. जब आप सारी चीजों को देख पाएंगे डिटैच्ड होके, जब आप अपने आप को सराउंडिंग का पार्ट नहीं समझेंगे, तो ही आप सच में सराउंडिंग को समझ पाएंगे. की लिटरेरी डिवाइसेस में देखें तो मेटाफर है माइंड ऑफ विंटर, इमोशनल है, डिटैच्ड है, सिंबोलिज्म है, विंटर एंड स्नो सिंबोलिज्म का काम करती है. इमेजरी में फ्रॉस्ट है, आइस है, विंड है, ग्लिटरिंग सन है, पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स यही है कि नथिंग दैट इज नॉट देयर एंड नथिंग दैट इज. तो इसको एक तरह से अगर ट्रांसलेट किया जाए हिंदी में तो जो कुछ भी मौजूद नहीं है वह भी मौजूद नहीं है. सिंपल, जो नहीं है वो नहीं है एज इट इज. और expresses complex idea of reality and containing both absence, illusion is stripped away, presence, pure existence. ये सब आप पढ़ लीजिएगा. एनाफोरा है नथिंग, एनाफोरा में नथिंग इस्तेमाल हो रहा है एनाफोरा बनाने के लिए, रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा. इंजॉयमेंट है, लाइन कंटिन्यू करेगी. पर्सोनिफिकेशन है, रिस्ट्रिक्टेड है. और ओके, इट्स दैट्स इट फॉर द पोम. और लिटरेरी मूवमेंट देख लेते हैं. मॉडर्निज्म क्या है बेसिकली. तो वॉलेस स्टीवेंस फिगर हेड ऑफ अमेरिकन मॉडर्निज्म, यानी कि एक प्रमुख चेहरे हैं एक तरह से, या फिर प्रमुख व्यक्तित्व है. His work showcases the movement central concerns. तो मॉडर्निज्म के बारे में आप कुछ बातें जानते रहिए, जैसे कि फिलोसफिकल एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि आप ऐसी बातें लिखेंगे जो बहुत डीप हो और उसको आदमी अपनी आंखों से न देख पाए लेकिन मन की आंखों से महसूस कर पाए. Construction of meaning. His poetry focuses on how the imagination and mind construct meaning and truth in the world characterized by change, uncertainty and absence of traditional systems of belief. यानी कि we have to create the meaning.
विदाउट फॉलोइंग दोज ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ बिलीफ। हमें मीनिंग तो निकालनी ही है, लेकिन जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से नहीं, जो एज इट इज चीजें हैं उस तरह से। और हमें ट्रुथ को, सच्चाई को कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करना है और अपने हिसाब से ना समझने के बजाय जो चीजें जैसी हैं वैसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर द पोम वी हैव डन, वॉलेस स्टीवंस। आई होप यू डू लाइक द वीडियो। और जो लोग टिक गए हैं उनसे मेरी एक गुजारिश है कि जो कोई भी पोम आपको नहीं मिलती है यूट्यूब पे, वो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए 9336903429 पे। तो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट वीडियो। जो पोम्स आपको नहीं मिलती हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बता दीजिए, कुछ समय में मैं पक्का अपलोड कर दूंगा।